यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में ये योजना वर्ष 21-22 में जब शुरू हुई तो हमारा फार्मेसी का बिल 7 लाख था, क्योंकि योजना शुरू हुई थी, 2-3 महीने चली थी। लेकिन 22-23 में ये जो बिल है, मतलब जो नंबर ऑफ क्लेम है, सॉरी, वो चले गए 46 लाख, यानी कि 40 लाख पर्चे आपने प्रोड्यूस किए। अगले साल 58 लाख पर्चे किए, और ये जो गया साल 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ है, इसमें आप लोगों ने 67.51 लाख पर्चे जनरेट किए। और अगर मैं करोड़ों रुपए में बात करूं कि कितने करोड़ के बिल आपने दिए, तो 323 करोड़ 22-23 में पूरा साल जब योजना चली तो 323 करोड़ रुपए के बिल आए थे, जो बढ़ते बढ़ते इस साल 24-25 में 666 करोड़ के चले गए। ये डबल से ज्यादा है, आप देख सकते हैं, डबल से ज्यादा है। यही हमारी चिंता का कारण है। हम इसमें आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप देखेंगे कि फार्मेसी के जो क्लेम है, पहले मैंने आपको जो दिखाया वो ओपीडी के क्लेम थे, यानी कि डॉक्टरों को जो ओपीडी करी। ये दवाई के बिल है, ये आपके हैं, ये वाले आप देख लीजिए। 1 करोड़ 7 लाख पर्चे आए इस साल में, 1 करोड़ 7 लाख, यानी कि 1 करोड़ 7 लाख पर्चे पूरे राजस्थान में केवल आरजीएचएस के आए। आरजीएचएस में 12.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से काफी सारे बीमार भी नहीं पड़ते होंगे साल भर में, या 2 बार पड़ते होंगे, 4 बार पड़ते होंगे। लेकिन 12.5 लाख एम्प्लॉय और पेंशनर के पर्चों की संख्या 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 12.5 लाख, तो 8 बार तो पर्चा आया ही आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति सही नहीं है। और नीचे अमाउंट 1940 करोड़, पूरे देश में कोई भी राज्य है, बड़े से बड़ा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी 1940 करोड़ रुपए की दवाइयां नहीं लेता है, जिनकी जनसंख्या हमसे 1.5 गुना 3 गुना इतनी तक है, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय भी वहां पे हमसे 3 गुना है। अगर हमारे यहाँ 12.5 लाख है तो उत्तर प्रदेश में 40 लाख है। अब आप देखिए कि कॉन्फेड की फार्मेसी पे जितने बिल आए, एक बिल 9,000 से ज्यादा का आता है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी इतना बीमार हो 9,000 का बिल आए। प्राइवेट फार्मेसी पे 8,000 का बिल आता है। ये बात इसलिए बताई है कि फार्मेसी के जो बिल हैं राजस्थान में कुल मिला के, वो एम्प्लॉइज के नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और ये उचित स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत संख्या में 5-6 तरह की कंप्लेंट्स आ रही है। अगर हमारे सारे फार्मासिस्ट ये बात ठान लें कि आरजीएचएस को कैशलेस करना है, जारी रखवाना है, हमें इसमें सही काम करना है, तो 5-6 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो मैं वो 5-6 चीजें आपको बताना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हमने देखा है कि बिना वैलिड ओपीडी के भी बिलिंग की गई है। वैलिड, मैं ये नहीं कह रहा कि ओपीडी नहीं थी, लेकिन आपने जानबूझ के जांच नहीं करी कि ये ओपीडी नकली लग रही है, ये स्लिप गलत लग रही है, ये मुझे लग नहीं रहा कि डॉक्टर साहब के साइन है, ये मुझे लग नहीं रहा कि ये डॉक्टर साहब की लिखाई है, मुझे लग नहीं रहा कि ये ओरिजिनल कॉपी है। लेकिन आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लिया। मैं हर एक के बारे में नहीं कह रहा हूं, जिसके बारे में कह रहा हूं उसको पता है। दूसरा, एक ही फैमिली के सारे मेंबर का पर्चा एक दिन में आ गया, एक ही एमआर लेके आया, एक ही डॉक्टर लेके आया, एक ही एम्प्लॉय के हाथ में 4 पर्चे हैं, ये मेरा, ये मेरी वाइफ का, ये मेरे बेटे का, ये मेरी बेटी का, और ये मेरी माँ का, 5 भी आए हैं। हमारे फेमस डॉक्टर कामरा, गंगानगर वाले फार्मेसिस्ट सुन ही रहे होंगे, क्यों भाई, गंगानगर वाले फार्मेसिस्ट सुन रहे हो ना? या फिर हमारे भरतपुर वाले, आप डॉक्टर विकास फौजदार को तो जानते ही होंगे, और थानागाजी अलवर वाले जानते होंगे डॉक्टर दीपक यादव को, मनीषा को जानते होंगे, खैरथल वाले सारे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सारा जो मामला था कि डॉक्टर मनीषा एक ही फैमिली की 4 मेंबर की पर्ची बना रही थी और पवन मेडिकल कोर्ट कासिम से ले रही थी, तो पवन मेडिकल वाले पवन के दिमाग में क्यों नहीं आया कि ये क्या धंधा चल रहा है भाई? तो ये चीजें कहीं ना कहीं तो देखनी चाहिए थी ना। जब आप 25-25 हजार की दवाई एक एक मेंबर को दे रहे थे, तो ऐसा कौन सा लालच था जो हम कर रहे थे? तीसरा, जो दवाई हमने अलाउड नहीं कर रखी वो क्यों दिया आपने? अब वसूली हो रही है तो आप लोगों को तकलीफ आ रही है। तो जिनको जानकारी में थी फिर भी नेगेटिव लिस्ट दे रहे थे, क्योंकि कुछ बिल अप्रूव कर दिया हमारे टीपीए साहब ने। अब अगर हमारे टीपीए साहब ने कुछ बिल अप्रूव कर दिए तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है, आप उनसे जाके ले लेना, एड्रेस मैं दे दूंगा, लेकिन हम तो आपसे वापस लेंगे। नंबर 4, बहुत सारे जांचें अभी हो रही हैं, एलोपैथी की और आयुर्वेदिक की भी हो रही हैं, और वहां पर वो सारे के सारे फार्मेसी वाले सख्ते में आए हुए हैं, जिन्होंने कि बिना खरीदे बेच दिया।
दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार करने वाले ऐसे फार्मासिस्ट को सलाम है जो बिना खरीदे बेच देते हैं। मुझे लगता है कि वो बिना बने खाना भी खा लेते होंगे हवा में, तो हवा में दवाइयां बेच दी, हवा में ही खाना खा लेते होंगे वो, तो आपको पैसे भी मैं हवा में ही दूंगा आपकी बार, मैं ये कह रहा हूं। पांचवी बात, पोटेंशियल फार्मेसी डॉक्टर नेक्सस, हमारे डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर के साथ आपने मिलावट की और आपने जबरदस्ती ओपीडी क्रिएट करी। हमारे फार्मेसी वाले बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जिन्होंने डॉक्टर से टाई अप किया। मैं नाम लूं एक का, अर्पिता फार्मेसी दुर्गापुरा, लक्ष्मी मेडिकोज दुर्गापुरा, डॉक्टर मनोज कुमार जैन के साथ साठगांठ करी, 1-1 करोड़ की मेडिसिन बेच दी। आप कह रहे हैं हमारा लाइसेंस सस्पेंड पड़ा है। सस्पेंड ही नहीं, उस फार्मासिस्ट का राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से नाम भी हटेगा, ये याद रखना। ये बता देना अर्पिता वाले को और लक्ष्मी वाले को जाके, ये डॉक्टर मनोज कुमार जैन तो सस्पेंड हो चुका है ऑलरेडी, अब देखते हैं वो कब बहाल होगा। लेकिन ये अर्पिता और लक्ष्मी के फार्मासिस्ट को जाके बता देना कि तेरा फार्मेसी का लाइसेंस भी निरस्त होगा, और आगे से इस तरह के डॉक्टर के साथ मिलके, एमआर के साथ मिलके जो भी दवाइयों की धांधली करेंगे उन सबके फार्मेसी के लाइसेंस भी कैंसिल होंगे। केवल आरजीएचएस का लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, दुकान भी बंद होगी, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जल्दी सरकार इस बारे में गाइडलाइन जारी करेगी। कल हमने एक हाई लेवल की मीटिंग में ये बात कही है कि सर अगर कोई फार्मेसी वाला आरजीएचएस में फ्रॉड करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे दवाई बेचने का अधिकार नहीं है, ये नियम होना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि मई के महीने में ये नियम बन जाएगा कि सरकार के साथ फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को कोई भी बिजनेस करने का अधिकार नहीं है, ना आरजीएचएस में ना नॉन आरजीएचएस में। तो कृपया करके सारे लोग ये नोट करें कि कुछ 10, 20, 50 लोगों की वजह से स्कीम पे खतरा आया है, तो हमें भी हार्ड कदम उठाने पड़ेंगे और एसोसिएशन को भी ऐसे लोगों को मेंबरशिप से हटाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी आरजीएचएस में साबित हो जाए, कशिश फार्मेसी वाला, उसको क्या अधिकार था? उसने भरतपुर के अंदर 500 एम्प्लॉई के साथ मिलकर जो फ्रॉड किया, उसने एक यंग डॉक्टर की जिंदगी खराब कर दी। जो भी वो कशिश फार्मेसी का मालिक है जो भागा हुआ है, उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो रखी है, जो श्रीराम फार्मेसी का मालिक है जो भागा हुआ है, ये सारे के सारे लोगों को, एसोसिएशन को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए अपनी मेंबरशिप से। इन लोगों के साथ कोई आपको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने आरजीएचएस को खतरा किया है। लास्ट पॉइंट जो आज मैं रेज करूंगा, नंबर 6, जो 4 लिख दिया हमने गलती से, पेंशनर्स की मदद करने वाले लोग। हमारे यहाँ कई बहुत पुण्य आत्मा वाले लोग भी हैं। पेंशनर उनको जाके कहता है भाई साहब मेरे 5,000 इस्तेमाल हुए हैं, 45,000 पड़े हैं। वो फार्मासिस्ट कहता है चिंता मत करो दादाजी, मैं आपकी मदद करूंगा, और वो उनको किसी डॉक्टर से मिलवा देता है, एमआर से मिलवा देता है, या वो खुद ही कह देता है चिंता मत करो मेरे पास स्टैंप है। भरतपुर में तो ये हुआ, स्टैंप है मेरे पास डॉक्टरों की, आप बताइए क्या लिख दूं। त्रिकालदर्शी बिना HbA1c किए डायबिटीज का पता लग जाता है, बिना एक्सरे करे घुटनों का दर्द पता लग जाता है। तो भाई तुम लोग तो सुपर एमबीबीएस हो सारे के सारे। तो ये सारी चीजें हमें मिली हैं, मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। अब आप देखिए ये केस, श्रीराम मेडिकल स्टोर थानागाजी, जिसका मैंने अभी नाम लिया, महान आत्मा ये है ना। डॉक्टर साहब का नाम है हार्दिक डागर, पेशेंट का नाम है केसर देवी। यहाँ पे पता लगा कि जो ये पूरी की पूरी पर्ची है ये गलत है, ये कोई प्रिस्क्रिप्शन हुआ ही नहीं है कहीं से, थानागाजी में ये पर्ची मिली ही नहीं जांच में। तो इस तरह के 1562 पर्चियों के द्वारा श्री राम मेडिकल स्टोर के व्यक्ति के द्वारा, जो कि श्री राम अस्पताल के कैंपस में है प्रतापगढ़ रोड पे, ऐसे व्यक्ति ने 1562 पर्चियों के द्वारा 42 लाख रुपए की राशि उठाई। ये 12,313 रुपए का एक बिल दिखाया है मैंने केवल आपको, ऐसे ऐसे 1562 बिल हमारे पास हैं। आप ये बताइए इसको क्या अधिकार है अपनी दुकान को चलाने का? और ऐसे किसी भी फार्मासिस्ट को जो इस प्रकार से फेक पर्चियां बना बना के 12-12 हजार रुपए के बिल उठा रहा था, तो आप कभी भी अपने सामने व्यक्ति की तस्दीक करे बिना ये काम नहीं करें। आप एक इंपॉर्टेंट बात और देखना कि यहाँ पर जो दवाइयां लिखी गई हैं 12,000 रुपए की, इसका बीपी 110/92, 98% इसकी ऑक्सीजन, 88 इसकी पल्स, और ये पल्स भी मुझे लगता है कि उसने खुद की लिखी है 78, फिर काट के 88, पता नहीं क्या किया है ये। और उसके बाद टेम्परेचर 102 है। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये बुखार की ऐसी कौन सी दवाई है, मैंने तो नहीं खाई कभी 12,000 रुपए की दवाई यार। ये कौन सा बुखार है जो 12,000 रुपए में ठीक हुआ? इसी तरह से कशिश फार्मेसी भरतपुर प्रेक्स डेंटल के साथ मिलके, नॉन एम्पैनल्ड, आरजीएचएस में अस्पताल ही नहीं है, हमारे सरकारी डॉक्टर विकास फौजदार के साथ मिला, 506 कार्ड हथियाए, 89 लाख रुपए की दवाई उठाई। उसको लगा हुआ कि मैं करोड़पति होने वाला हूँ, 11 लाख ही कम बचे हैं, 89 तो उठा लिए, 11 लाख और उठा लूंगा।
अब उसको ये पता नहीं है कि वकील साहब ले जाएंगे आधे तो इसमें से, और ऊपर से नेपाल भागना पड़ेगा या कहाँ भागना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस तरह के काम नहीं करें। ये डॉक्टर विकास फौजदार जी तो सस्पेंड हो गए हैं, आरएमएससी से लाइसेंस भी कैंसिल होने का चल रहा है, हमने लिख के दिया है, तो ये तो गया ही काम से। लेकिन कशिश वाले की आप हरकतें देख लीजिए। अब ऐसा थोड़ी है कि भरतपुर के फार्मेसिस्ट जानते नहीं है, भरतपुर जिले के सारे फार्मेसिस्ट जानते होंगे कि कशिश फार्मेसी वाला कौन है, क्या नाम है, कहाँ घर है इसका। तो ऐसे व्यक्ति को आपको समझाना चाहिए कि तेरे जैसे व्यक्ति के कारण भरतपुर के ऊपर तूतू हो रही है कि 500 ये कर्मचारियों की जांच भी हो रही है, इनमें से 50 की जांच तो कंफर्म हो गई है जिन्होंने ये मान लिया है कि उन्होंने डॉक्टर विकास फौजदार और कशिश फार्मेसी के साथ मिलकर कोई दवाई नहीं ली है, या तो पैसे लिए हैं या कोई दूसरा सामान लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग फार्मेसी के नाम पे भी कलंक है और मेडिकल डिपार्टमेंट को भी बदनाम कर रहे हैं। तो कृपया करके ये काम मत करिए, कशिश फार्मेसी मत बनिए, श्रीराम फार्मेसी थानागाजी मत बनिए। अब मैं आपको दूसरा केस बताऊंगा। एक ही फैमिली के सारे मेंबर को दवाई देते रहे और बाद में मासूम बन गए। उदाहरण के लिए हमारे कुछ लोग, केशर सिंह कामरा जी बहुत बड़े अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के, गंगानगर में है, ये काफी लंबे समय तक पीएमओ रहे हैं। 104 बार तो खुद ने दवाई ली, 68 बार बेटे ने दवाई ली, 110 बार माता जी ने दवाई ली, 63 बार बेटी की दवाई और वाइफ की दवाई 71 बार। तो इतना बीमार आदमी तो कंपल्सरी रिटायर कर देना चाहिए था 416। तो यहाँ पे 38,23,000 की दवाई डॉक्टर साहब खा गए। तो आरजीएचएस आने के बाद बीमारी बढ़ गई। पहले बीमारी कम करने की स्कीम थी, लेकिन बीमारी बढ़ाने की स्कीम बन गई। तो ये जो हमारे गंगानगर के दवाई वाले थे जो वहां बैठे हुए थे, जो कामरा साहब से डर के इनको दवाई दे रहे थे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कामरा साहब से पैसे भी ले आना आप लोग, क्योंकि आप लोग उनका घर भी जानते होंगे जब इतनी पता है तो आपको। तो ये 38 लाख रुपए की दवाइयां देने में आपका रोल गलत यूं है, तो वो आपका रोल यूं गलत है कि जब आपको दिख रहा था कि यार ये डॉक्टर हर बार 5 पर्ची लेके आता है हर रोज और सब पे कामरा कामरा लिखा हुआ है। अरे यार 34 बार कोई आदमी मेरे से दवाई लेने आएगा तो मुझे उसकी पूरी फैमिली का पता लग जाएगा। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो कृपया करके ये काम मत करिए। अगर एक ही सदस्य, अलवर का केस सुनो, अलवर का, वहां पे एक दुकान का नाम है राजस्थान पेंशनर संघ मेडिकल हॉल। नाम सुनने से लगेगा पेंशनरों को कमाई होती होगी, लेकिन उसने काम क्या किया सुनो आप। उसने हमारे पीएचडी के एक एम्प्लॉय को 26 लाख की दवाई दी। 4 पर्ची लेके आता था वो, एक ही दिन 4 पर्ची, और दुनिया की हर बीमारी 4 मेंबर को हो गई। तो मैं नहीं समझता कि उस मेडिकल स्टोर वाले को ये पता नहीं होगा, राजस्थान पेंशनर संघ वाले को, कि भैया ये ऐसे हो रहा है। तो इस प्रकार के मेडिकल स्टोर को ये सोचना चाहिए कि वो अपने लालच के कारण पूरे अलवर के मेडिकल स्टोर की ऑडिट करवा देगा और सारे के सारे लोगों के अंदर में ये देखना शुरू कर देंगे कि क्या अलवर में सारा ही ऐसा है, क्योंकि थानागाजी भी यही कर रहा है, बीबी रानी भी यही कर रहा है, वहां पे कोट कासिम भी यही कर रहा है। तो कोई भी इंसान यही सोचेगा कि अलवर के अंदर क्या ज्यादातर फ्रॉड होते हैं क्या, वहां पे दवाई का लेन देन नहीं होता है क्या। तो कृपया करके इस तरह के फेक प्रिस्क्रिप्शन और एक ही दिन में पूरी फैमिली की मेडिसिन की जब दवाइयां आए तो कोई देख लिया करो, आरजीएचएस कार्ड को देख लिया करो कि यार ये कार्ड बार बार क्यों आ रहा है। और एक बात बताऊं, ये हर दुकान पे 5-6 ही है, ज्यादा नहीं है। ये जो इस तरह के लोग हैं ना राजस्थान में, ये 5-6 हजार ही हैं और दुकानें 4,500 है। तो मुझे लगता है कि ये 2,000 दुकानों पे 5-5 होंगे। तो ऐसे लोगों को आप साफ कह दिया करो कि साहब मेरे से नहीं पोसाएंगी 38 लाख की दवाई, 26 लाख की दवाई। अगला केस देखिए आप, किशोरी लाल का, जो मैं आपको बता ही रहा था, फेमस डॉक्टर साहब। डॉक्टर कल्पना शर्मा जी ने लिखी 6,19,000 की दवाई। डॉक्टर कपिल भारद्वाज जी ने लिखी 4,73,000 की दवाई। डॉक्टर नरसिंह पचौरी ने लिखी 13,97,000 की दवाई। डॉक्टर एससी मित्तल अस्पताल जो प्राइवेट है उसके डॉक्टर साहब ने लिखी 52,000 की दवाई। टोटल मिला के 4 फैमिली मेंबर, किशोरी, रवि, शकुंतला, सोनम। अरे यार मुझे याद हो गया तो तुम्हें याद नहीं हुआ? ये कैसे नहीं याद हुआ तुम्हें? तुम्हें सब याद है, लेकिन राजस्थान पेंशनर संघ मेडिकल स्टोर वाले, अलवर वाले का लालच ही खत्म नहीं हो रहा था कि अगर मैं करोड़पति बनूंगा तो किशोरी लाल की मदद से बनूंगा। इसका तो कार्ड ब्लॉक करवा दिया उसने। और अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस जो ये राजस्थान पेंशनर संघ मेडिकल स्टोर है, ये मेडिकल का काम नहीं कर पाए। पहले मैंने सुना है कि डायरी में भी यही धंधा किया इसने। पहले मेडिकल डायरी में ये धंधा करता था, अब इसने ऑनलाइन होने पे ऑनलाइन ये धंधा शुरू कर दिया। ऐसे लोग पूरी फार्मेसी को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को अलग से छांटा जाना चाहिए। और आप लोगों को भी मैं सलाह दूंगा कि आज ही अपने यहाँ ये संभालिए, एक ही कार्ड पे सारे फैमिली मेंबर की दवाई बार बार लेने वाले परिवार कौन है,
वरना हम तो बता ही देंगे आपको, लेकिन हम बताने के पैसे ज्यादा लेते हैं, 3 गुना लेते हैं। हम बता तो देंगे लेकिन हमारी फीस 3 गुना ज्यादा है, तो इसीलिए आप ही ढूंढ लो तो ज्यादा अच्छा है। मनीषा बीबी रानी खैरथल अलवर, पवन मेडिकल स्टोर अलवर, तो इन दोनों को बधाई देना चाहूंगा मैं कि ये दोनों पकड़े आ चुके हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब निलंबित हैं। नेगेटिव लिस्ट की ड्रग, ये शिकायत बहुत बार आती है कि कई दुकान वाले मानते नहीं है, दाएं बाएं होके मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, प्रोटीन, बेबी फूड, ग्लूकोज, लिक्विड फूड, माल्ट के एक्सट्रैक्ट या फिर साबुन शैम्पू तो बदनामी हो चुके हैं। आपको पता है इन सब लोगों की वजह से लोग हमें भी ये सोचते हैं कि हम भी यही वाले साबुन और शैम्पू इस्तेमाल करते हैं जो जीएचएस में मिलते हैं, इन 10 लोगों की वजह से। तो भाई ऐसा है कि कृपया करके ये सामान मत बेचिए। अगर आपके भाई की जनरल स्टोर की दुकान है तो उसका प्रचार प्रसार अलग तरीके से करिए, अपनी दुकान के माध्यम से क्यों चला रहे हो यार। तो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है कि नॉन पेबल आइटम्स का लालच देके अपनी दुकान की सेल मत बढ़ाएं, क्योंकि आजकल लोग हमें ये भी कहते हैं सर इस दुकान पे जाके डिकोय ऑपरेशन करो। तो हमारी डिकोय ऑपरेशन की गाइडलाइन ऑलमोस्ट तैयार है, मैं आपको आज थोड़ी सी बता देता हूं। करके भेजते हैं कि जो आपका बिल्कुल रेगुलर कस्टमर है, तो कृपया करके आप ये काम छोड़ दीजिए। आप वैसे बदले में सामान देने के लिए फेमस है भरतपुर, सबसे ज्यादा बदले में सामान अगर लेना है तो भरतपुर। हमारे जयपुर से तो कई लोग बस लेके जाते हैं कि यार भरतपुर से मैं शैम्पू साबुन लेके आऊंगा। तो कृपया करके यार ये इमेज खराब मत करो आप भरतपुर की, अलवर की, मतलब इतना हमें नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये दवाई की स्कीम है, जब तक हम इसको जनरल स्टोर स्कीम में नहीं तब्दील करते तब तक मत करो ऐसे। उसके बाद आयुर्वेद के आइटम ले लेते हैं, केसरी कल्प, डाबर आयुष टैब, डाबर बादाम तेल। ये बादाम तेल कब से दवाई हो गया मेरे समझ में नहीं है। ये कोई पेन ऑयल है, कोई और डॉक्टर ऑर्थो ऑयल है, ये कोई ब्रांडेड कंपनी है जो एथिक नहीं मानते। इनो, यार इनो तो अपना पी सकते हो यार, इनो भी हमारा पियोगे क्या? हिंगोली, जागरवी चूरन। तो ये जो सब 2636 प्रोडक्ट है, अब जिसने भी ये बेचे हैं, भाई ज्यादा नहीं मांगूंगा मैं, 10,000 के बेचे हैं तो 40,000 रुपए मांगूंगा आपसे, 40,000 रुपए जमा करा दो। तो आप लोग अपने चेक तैयार रख लीजिए, हम आदमी भेज रहे हैं रिसीव करने के लिए। तो अगर आप में से किसी ने भी ये आइटम भेजे हैं, अभी अभी में 4 लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, सर मैं कुछ दुकानों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने ऐसे आयुर्वेद प्रोडक्ट बेचे हैं। तो भाई मैं आपको वेलकम करता हूं, हमारी तरफ से हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, जिसे आप लगा तो नहीं पाओगे बाहर, क्योंकि फिर वो पकड़ लेंगे। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये धंधे बंद करना काफी उचित रहेगा। तो यार ये सब क्यों करते हो यार? जो आदमी 5 रुपए की इनो नहीं खरीद सकता, वो 26 लाख रुपए की दवाइयां ले रहा है हमसे, कमाल है। सेलिंग विदाउट स्टॉक, धौलपुर नाम का एक जिला है, सुना है क्या आपने? धौलपुर नाम का एक जिला है, तो वहां पे बड़े कमाल की चीजें हुई हैं। हाल ही में झंडू केसरी जीवन धौलपुर जिले में, बारा में, भरतपुर में, जयपुर में हमने जब जांच की तो पाया कि आप लोगों के हाथ में जादू है। आप लोग 5 डब्बे लाके 25 बेच सकते हैं, कमाल है यार। झंडू वाले को तो फैक्ट्री लगाने में सालों लगे, आप लोगों ने महीनों में बना दी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें कई दुकानें मिली हैं जिन्होंने की झंडू केसरी जीवन, ये झंडू केसरी जीवन बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है राजस्थान में, और आरजीएचएस के साथ इसका नाम बहुत गलत तरीके से जुड़ गया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो है सरकार के लिए बदनामी का कारण बना है बहुत ज्यादा। इसके बारे में अखबार में खबरें आती रहती हैं, इसके बारे में आम आदमी चर्चा करता रहता है। तो कोई लोग कहते हैं सर मैंने एक आदमी को 10 डब्बे ले जाते हुए देखा। यार जो आदमी 10 डब्बे उठा रहा है उसको तो केसरी जीवन खाने की जरूरत ही कहाँ है? तो भाई उतनी सेल मत करो जितनी खरीदी नहीं है, क्योंकि झंडू केसरी वाले ने कहा कि सर अगर हमारी इतनी सेल हो जाती तो हम तो सारा धंधा ही राजस्थान में कर लेते, हम तो जाते ही नहीं राजस्थान से बाहर। और उन्होंने कहा कि टोटल राजस्थान में हमारी सेल ही 8 करोड़ की है, और आप सब बहादुर लोगों ने मिलकर 20 करोड़ का माल हमें बेच दिया। तो बधाई हो आप लोगों को, इसकी जांच जारी है। और जिन जिन लोगों ने झंडू केसरी जीवन का एक भी डब्बा बेचा है, मैं उन सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि 1 महीने के अंदर आपसे 4 गुना पैसा जमा करवाएंगे, 4 गुना पैसा जमा करवाएंगे एक महीने के अंदर।
अगर आपने नहीं बेचा है तो आप लकी हो, आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिएगा, मैं केवल केसरी जीवन के लिए नहीं कह रहा हूं, कई लोगों ने इंसुलिन के इंजेक्शन भी ज्यादा बेचे हैं, हम ये स्टॉक भी मांग रखा है। हमने ड्रग कमिश्नर को को चिट्ठी लिखी है कि हमारे कई दुकान वालों ने इंसुलिन की दवाइयां पेंशनर को इतनी बेच दी हैं कि कंपनी कह रही है कि मेरी सेल नहीं है सर इस रीजन में, इस जोन में। तो अगर आपने आगे से इस तरह से बेची है, डैनोसुमैब, रोजिल, डैनोक्लास्ट, ये कुछ ऑर्थो की दवाइयां हैं जो आप लोगों ने जनवरी फरवरी मार्च में पेंशनर्स को खूब बेची हैं। मैं आगे आगे आपको दुकानों के नाम भी बताऊंगा, कुछ दुकानों के नाम तो बताने ही चाहिए, जैसे श्रीराम फार्मेसी है, जैसे कशिश फार्मेसी है, जैसे धौलपुर की 8-9 दुकानें हैं, जैसे 12 की 1-2 दुकानें हैं, जैसे भरतपुर की दुकानें हैं। तो इनके नाम तो धीरे धीरे अखबार में भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। श्री शर्मा आयुर्वेद साहब, इन्होंने झंडू की बजाय शर्मायु का बेच दिया क्योंकि कमीशन ज्यादा होगा, अलाउड नहीं है। तो श्री शर्मा आयुर्वेद अजमेर से रिक्वेस्ट है कि 15 लाख रुपए की तैयारी कर ले। श्री शर्मा आयुर्वेद अजमेर मेरी बात जरूर सुन रहे होंगे, लेकिन अभी बोलेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन आपने 5 लाख रुपए का जो ये च्यवनप्राश बेचा है, ये हमारी आरजीएचएस सूची में शामिल नहीं था, आपने इसका पैसा गलत उठाया है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ये पैसा वापस जमा करवाएं। भट्टा आयुर्वेद, आपने 1256 डब्बे कंपनी से खरीदे, क्योंकि कंपनी से मैं सेल ले चुका हूं। मैं पहले आपको ये बता दूं, मैं कंपनी से सेल ले चुका हूं 2 साल की, तो ये ध्यान रखिएगा। इमेज सर्जिकल, आपने शुगर फ्री वाला बेचा, शुगर फ्री अलाउड नहीं था, अब आपको वहां एम्प्लॉय से पैसे लाने पड़ेंगे जाकर। अरे भाई मैंने तो आपको शुगर फ्री वाला दे दिया, ये तो अलाउड नहीं था, तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता। आप याद रखिएगा, जो दवाइयां हमारे सिस्टम में ज्यादा सेल में आ रही हैं और हमें शक हो रहा है कि वो केवल बिल पूरा करने के लिए आ रही हैं, ऐसी कुछ एलोपैथिक की दवाइयां भी हैं, ऐसी आयुर्वेद की दवाइयां भी हैं, हम आपसे इनके परचेज बिल मांग सकते हैं, और ये काम करने वाले ज्यादा लोग नहीं है। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं, हमारे साथ 4000 फार्मासिस्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन मुश्किल से 100 से 150 फार्मासिस्ट मुझे लगता है कि इस प्रकार के बिजनेस ज्यादा करते हैं। ये जरूर हो सकता है कि 100 लोग ये वाली दवाई का करते हैं, 100 लोग ये वाली दवाई का करते हैं, लेकिन लगातार ये काम जो करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 200 या 300 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप दवाई जैसे पवित्र बिजनेस को कर रहे हैं तो इस तरह के काम नहीं करें। फार्मेसी और डॉक्टर के लिंक के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अर्पिता मेडिकल स्टोर, ये डॉक्टर मनोज कुमार जैन से जुड़ा हुआ है। आप देखिए मनोज कुमार जैन की पर्ची पे लोगों पे कागज लगा के भेजता है हमें। ये डॉक्टर साहब के प्रोटेक्शन के बारे में इतना ज्यादा अवेयर है कि डॉक्टर साहब का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर साहब के प्राइवेट सेंटर का नाम और उसके लोगों को पर्ची लगा के हमें अपलोड करता है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी तो इसी के पास भेजते हैं, भैया दवाई अर्पिता वाले से लेना या लक्ष्मी वाले से लेना। आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर या सिस्टम ये चीजें नहीं पकड़ सकता? बिल्कुल 100% ये होगा। भैया एक आदमी ने लिखा है कि 200 लोग गड़बड़ है तो 3800 लोग दुखी क्यों है? तो भैया जब किसी एक कैटेगरी में कुछ लालची लोग आ जाते हैं तो सबको भुगतना पड़ता है। अगर हमारे मोहल्ले में 4-5 लोग गड़बड़ होते हैं तो उस मोहल्ले के मकानों के किराए के रेट गिरते हैं, तो नुकसान तो सभी को होता है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये आपको देखना है, आपके एसोसिएशन को देखना है। पेंशनर्स के वॉलेट कंजम्पशन में मदद करने का प्रयास। अगेन कि इंसुलिन के बहुत सारे क्लेम केवल जनवरी से मार्च में आते हैं। आप सब फार्मासिस्ट हैं, आप लोगों ने पढ़ाई करी है, 9 महीने फार्मेसी की बिल नहीं होती, 3 महीने फार्मेसी में आदमी को डायबिटीज हो जाती है। ऐसे हमने 344 केस पकड़े, ठीक है, हमने ऐसे 344 केस पकड़े। अब आप देखिए डॉक्टर मनोज कुमार जैन के सेंटर का नाम ये है, आरव डायबिटीज सेंटर, और ये उनका लोगो है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ना कि जो उनका फेवरेट दुकान वाला है वो उनको बचाने के लिए इस सूची में से क्या कर देता है, इनके नाम को गायब कर देता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं होना चाहिए। आप किसी डॉक्टर के साथ
किसी एक बीमारी को फेमस करके और उसके आप करने शुरू कर दें। 75% से ज्यादा एक पर्टिकुलर दवाई अगर केवल पेंशनर उठा रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर साहब लिख रहे हैं और वो कोई पर्टिकुलर 5-6 दुकानें दे रही हैं, तो ये पकड़ने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगती है। इसको पकड़ना बहुत आसान काम है और हमने पकड़ा है इसको। तो मेरी सभी फार्मासिस्ट लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हाई वैल्यू प्रिस्क्रिप्शन लिखवाकर वॉलेट लिमिट तक पहुंचाइए मत। 50,000 रुपए सरकार ने प्रोटेक्शन मनी दिया है, ना कि इसको जरूरी है क्लेम करना 31 मार्च तक, कि कैसे भी करके क्लेम करो। इसी के कारण फ्रॉड और ये फॉर्जरी है उसकी घटनाएं बढ़ी हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अर्पिता मेडिकल, लक्ष्मी मेडिकल, श्री राम मेडिकल या कशिश मेडिकल या गंगानगर में जो लोगों ने किया है उसका एक है। मैं एक ये जैसलमेर वाले मेडिकल स्टोर से ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपका मैसेज देख लिया है। आप इस समय एक बड़ी प्रेजेंटेशन के बीच में बार बार अपना मैसेज क्यों लिख रहे हैं? मैंने देख लिया आपका मैसेज। मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बार बार एक ही चीज कर रहे हैं। थैंक यू। तो जो ये पूरा केस मैंने आपके सामने रखा है कि सरकारी डॉक्टर के साथ मिलके, एमआर के साथ मिलके, कोई एक कंपनी है मेडियार्ट कंपनी का कोई एमआर है राजेश, वो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मिलता है और बालाजी लाइफ साइंस के माध्यम से गलत तरीके से दवाइयां देने की कोशिश करता है। तो मेडियार्ट कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो जो अपने एमआर को ये कहती है कि आप सरकारी लोगों के वॉलेट का ध्यान रखो, आप उनकी पर्चियां लिखवाने का धंधा करो, आरजीएचएस दलाली के लिए नहीं होनी चाहिए। आप सभी फार्मासिस्ट ये डिसाइड करें कि हम एमआर को या डॉक्टर के किसी गलत व्यक्ति को एडमिट नहीं करेंगे अपने पास। आज के बाद एक व्यक्ति आता है, प्रॉपर 90% बिजनेस तो सही होता है, 90% बिजनेस में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन हमें तकलीफ वहां पे होती है जहां पर 10% लोग पूरे बिजनेस को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको ये सारे उदाहरण बताए हैं, ये सारे के सारे, ये देखिए, ये मनोज कुमार जैन का जो आपको दिख रहा होगा, उसने जो छुपाया था, और अगली स्लाइड में आप यहां देख सकते हैं कि ये छुपाया था। तो आप फार्मासिस्ट होके एक डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जरूरत है? फिर मेरे को कई फार्मासिस्ट कहते हैं, नवीन जैन साहब आप फार्मासिस्ट को दोष देते हो, डॉक्टर का दोष है। अब यहाँ पे डॉक्टर का दोष तो कम है यार, तुम्हारा दोष ज्यादा है। तुमने लोड करते समय अर्पिता वाले ने ये पर्ची क्यों लगाई और नीचे सेंटर के ऊपर नाम क्यों हटाया? क्या जरूरत थी उसको? कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा ना यार ये सब करने के पीछे। क्यों कर रहे हैं आप ये सारा? उसके लिए ये करना नहीं चाहिए था आपको। ये सेंटर का नाम हटाया, ये यहाँ पे आपने उसका लोगो हटाया, क्योंकि ये देखिए, ये नाम आरव छुप गया। क्या बता दिया मैंने डंके की चोट पे? आरव सेंटर चलाता है डॉक्टर मनोज जैन और ये उसका लोगो है, और नीचे लिखा हुआ है कि मैं इतने घंटे से इतने घंटे काम करता हूं। तो ऑफिस कब जाता है ये? तो आपको सोचना चाहिए। ये दो ही दुकानों के ऊपर सारा बिजनेस लेके गया, और दवाई की संख्या भी कितनी है? लगभग 1.5 करोड़ की दवाइयां दी हैं दो दुकानों ने मिलके, अर्पिता ने और लक्ष्मी ने। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये कल को आप किसी और डॉक्टर का नाम बदल जाएगा, अस्पताल का नाम बदल जाएगा, पेशेंट का नाम बदल जाएगा, लेकिन हरकत यही हो सकती है। तो ऐसी हरकतें करनी क्यों है? क्योंकि हमारी टीम, आप एक बार देखिएगा आगे, 50 लोगों की टीम दिन में 10 घंटे कंप्यूटर लेके बैठी है और रात दिन इसी डाटा को देखती है कि कहां पर एक ही प्रकार की बिना बात के महंगी दवाइयां लिखकर बिजनेस किया जा रहा है। तो इसलिए आप अपने आप को इस सूची से बाहर रखिए। 3800 लोग आपने कहा ना थोड़ी देर पहले, 3800 लोग तो सही हैं। तो 3800 लोग सही रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन 200 लोगों ने अभी पूरी योजना पे बट्टा लगा दिया, और हम लोग परचेज बिल चेक करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आज हमारी वीसी के कारण किसी फार्मासिस्ट को लगता है कि मैं परचेज बिल चेक नहीं कराऊंगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज ही अपने आप को डीएम पैनल, अगर आपको इसमें एतराज है कि मैं तो ये सब नहीं चेक करवाऊंगा, मैं तो केवल नॉन आरजीएचएस बिजनेस करूंगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। हम बिल्कुल भी आपकी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे भाई साहब प्लीज रह जाओ। हम यही कहेंगे बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन कल को आप हमें परचेज बिल ना दें, कल को आप सीडी जो आपका डीसीओ और एडीसी होता है ड्रग कंट्रोल वाला, उसको आप मना करें, ये नहीं चल पाएगा। कारण है कि सरकार का पैसा है, अगर गलत तरीके से पैसा उठाए तो सरकार को पूरा अधिकार है वो पैसा वसूल करने का। और वो पैसा वसूल करने के लिए अगर हमें आपके परचेज बिल चेक करने पड़ते हैं, जो अभी हम झंडू के कर रहे हैं,
जो अभी हम कुछ आयुर्वेद की दवाइयों के कर रहे हैं, जो हम आने वाले टाइम में इंसुलिन के करेंगे। अभी हमारे क्लिक साहब भी शायद डेनोसुमैब और जो फेमस हो गई है राजस्थान में, और हमारे पास तो ऐसे ऐसे फार्मासिस्ट आते हैं जो खुद हमें ये कहते हैं, सर ये दवाइयां गलत हैं, सस्ती दवाइयां होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सिस्टम की मदद करते हैं। तो ऐसे फार्मासिस्ट को देखकर हमारा मन करता है कि नहीं यार, कुछ लोग इसमें अच्छे भी हैं। लेकिन जब इतनी बदमाशी हमारी पकड़ में आती है कि आप एक डॉक्टर को बचाने के लिए उसके पर्चे में पर्चा लगा के लोड कर रहे हो, तो इससे साफ तौर पे नजर आ जाता है कि क्या चल रहा है राजस्थान में। इसको एक बार जैसा कि आप सबको विदित है, इस संदर्भ में हम समय समय पे कई बार गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। नॉन पेबल आइटम्स हो या नाम ओपीडी पर्चा हो, उसी पे नाम पे बनाया जाए जिसका पर्चा है। कई बार होता है कि आप लोगों के द्वारा ही फैमिली का नाम ही मेंबर का नाम ही दिया जाता है, तो वहां पे भी मिसमैच की चीजें एआई द्वारा पकड़ी जा रही हैं। स्टोर का पूर्ण नाम तथा मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से अंकित करें। जो भी आपका मोबाइल शॉप है उसके बाहर आप लगाएं। यहाँ पे अपनी शॉप के आगे ये भी लगाएं कि हम यहाँ पे पर्चे बनवाने का कार्य नहीं करते। पर्चा आप लेकर आए, अपना जो भी पर्चा है वो पूर्ण रूप से हो, उसमें आपको जो हमने गाइडलाइन दी है कि इस पर्चे में ये चीज होनी चाहिए, वो चीज आप भी जो बेनिफिशियरी है उनके लिए एक अपने शॉप के बाहर आप चिपका सकते हैं कि ये चीजें हैं जो आपको देखनी है। जैसे वाइटल्स देखने हैं, आरएमसी नंबर होना चाहिए, एम्पेनल्ड हॉस्पिटल का अगर डॉक्टर है तो उसका भी पर्चा प्रॉपर होना चाहिए, उसके पर्सनल क्लिनिक का पर्चा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ देखा गया है कि पर्सनल क्लिनिक के पर्चे करने लगे हैं। यहाँ पे ये भी देखने में आया कि कई बहुत सारे ऐसे भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने ही बाहर दुकानें बना रखी हैं और उनके भी पर्चे एआई के द्वारा पकड़े जा रहे हैं। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डॉक्टर है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर की श्रेणी में हो, यानी कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर नहीं होना चाहिए। उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर होते हैं सरकार में, उनके पर्चे घर पे लिखे हुए पर्चे वैध नहीं है, उनको अलाउड नहीं है लिखना। तो सरकारी अगर पर्चे हो तो वो सरकारी डॉक्टर के होने चाहिए, वो परमानेंट डॉक्टर होना चाहिए सरकार का। और एम्पेनल्ड हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो ऑन रोल के डॉक्टर हैं। वैसे भावी भविष्य में हम बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे हैं, वो आगे आपको गत में बताएंगे। नॉन पेबल जैसे कि अंतर्गत देय दवाइयां हैं, नॉन पेबल दवाइयां लिखी जाने वाली जो है वो आपको अवगत कराएं। अगर आपको कुछ पता चलता है आप हमें भी बताएं। जिन दवाइयों का पेटेंट समाप्त हो गया है उनकी जेनरिक वर्जन आ जाता है। जैसे पैल्वोसिब खत्म हो गई थी तो उसका जेनरिक वर्जन आ गया। ऐसे ही
जो हेवी दवाइयां हैं, जो कॉस्टली दवाइयां हैं, उन दवाइयों का भी अगर जेनरिक वर्जन हो तो वो ज्यादा बेटर है। सेवानिवृत्त चीज आपको बहुत अच्छे से मैंने अभी थोड़ी देर में बताई। एआई इंटेलिजेंस द्वारा एक एक बिल्स का इस्तेमाल आपने दुरुपयोग करे हैं। जैसे एक पर्चा फॉर एग्जाम्पल दौसा में भी निकल गया, उस सेम ही पर्चा किसी और दुकान पे टोंक में भी निकल गया। मैं आपको बहुत विविडली और वाइड, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, अच्छा खासा 200 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि एक ही पर्चे को व्हाट्सएप पर्चा बना और व्हाट्सएप टीआईडी बनाते हुए उसका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आरजीएचएस जो इतना एरिया स्पेसिफिक हुआ और जो दूर दराज तक हमने जो एम्पेनल करी, उसका कारण ये था कि आप लोकल लोगों को जानते हैं, आप उस लोकेलिटी पे कौन है, शर्मा जी है तो पता है वो शर्मा जी यहीं पे रहते हैं, उनकी 2 पीढ़ियों के बारे में भी आपको पता है। मगर नॉर्मली ये देखने में आया है कि लोग पर्चे पकड़ टेली कॉलिंग तक कराते हैं कि भाई आप दवाइयां हमसे ले। इसी संदर्भ में आगे अगर हम बात करें कि प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट अनुसार और सही प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया जाए, ये बार बार लिखित भी, गाइडलाइन से भी, पहले भी कई मीटिंग्स में भी आप लोगों को बताया गया है कि प्रिस्क्रिप्शन जो अपलोड किया जाता है उसका फॉर्मेट प्रॉपर हो। अगर फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा तो आपके पैसे कटते हैं, बेनिफिशियरी का कोई नुकसान नहीं होगा। फिर इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे रीओपन में अभी आपको जैसा कि जब से सर पधारे हैं हमने क्वेरी सिस्टम भी शुरू कर दिया है, तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन सही हो। डिस्काउंट है 40%, मगर हमारे यहाँ कुछ दवाइयां हैं जो जेनरिक है पर उसमें भी 12% का डिस्काउंट देके वो दवाइयां उस तरीके से करी गई हैं, तो उन दवाइयों को भी चिन्हित करके आपसे रिकवरी मंगाई जा रही है। अब आपको धीरे धीरे आपको रिकवरी लेटर्स भी आएंगे। ओपीडी पर्चे जो दवाई दी जा रही है, जो टीआईडी धारक है, लाभार्थी है, स्वयं की एसएसओ द्वारा ही जनरेट किए जाए। पहले आपके द्वारा जब ये आरजीएचएस शुरू हुई थी, बड़े बुजुर्ग थे, वो अब सब अपने पास आरजीएचएस कनेक्ट में वो पर्ची अपने आप अपलोड कर सकते हैं। पहली चीज, आपके द्वारा जो पर्ची अपलोड कराना है जाना, वो चीज हमने बिल्कुल बंद कर दी है। सर्विंग एम्प्लॉय को तो खुद ही करनी थी, सर्विंग एम्प्लॉय को तो खुद ही करनी थी, और जो पेंशनर्स हैं वो भी आरजीएचएस कनेक्ट के द्वारा स्वयं की पर्ची अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो किस तरह से पर्ची अपलोड की दुकान के बाहर लगा ले, हमने भी गाइडलाइन जारी कर रखी है। ध्यान में दिया है कि ओटीपी के पश्चात दवाइयों का बिल की प्रति लाभार्थी को नहीं दी जाती। ये ड्रग जो एक्ट है ये इसका वायलेशन है पूर्णतः। फिलहाल आपकी जो पर्ची वो बनेगी उसके आरजीएचएस कनेक्ट में दिखेगी, मगर कई लाभार्थी बहुत ओल्ड होते हैं, वो नहीं भी देख पाते, तो ये अत्यधिक आवश्यक है कि आप ये बिल जो है इसको काट के आप तुरंत प्रभाव से बिल इसका जनरेट करें। जी बिल्कुल, दवाई का एसएमएस बेनिफिशियरी को भी जाता है और दवाई का एसएमएस तो जाता है, कितने की उसने दवाई ली वो भी जाता है। अब क्योंकि देखिए हम अब कोशिश करेंगे सर के सानिध्य में, हम कोशिश करेंगे, हम पेंशनर्स संघ से भी और पेंशनर्स के भी कई लोगों से वीसी करने वाले हैं नेक्स्ट वीक कंटिन्यूएशन में। कुछ वीसीज हम रिकॉर्ड करके, जैसे ये भी वीसी अभी हमारी रिकॉर्ड हो रही है, वीसीज हम यूट्यूब पे भी डालेंगे और आप लोगों को भी शेयर करेंगे कि आप लोग सब लोगों को बताएं कि इस तरह से कोई गतिविधि नहीं हो। निकट भविष्य में यदि आरजीएचएस के तहत जो भी ये राज्य निजी अनुमोदित हैं, प्लीज जो ये दो के हॉस्पिटल है, एक तो राजकीय है, एक निजी अनुमोदित है, और उसके आवास पे पर्ची होती है। कल मुझे किसी एसएमएस के डॉक्टर का फोन आया, उसने मुझे कहा कि सर एक दवाई वाला आके मुझे कह रहा है कि सर अब आपकी पर्चियां तो नहीं चला करेंगी,
तो मैंने कहा यार ये कहाँ पढ़ा आपने? कह रहा नहीं ये मुझे दवाई वाला कह रहा है। तो मैंने कहा भाई इसको आरजीएचएस में हमने अभी अधिकारी बनाया ही नहीं, ये कैसे कह रहा है आपको? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसलिए थोड़ा सा ना आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करें। हमने कोई दवाइयां मना नहीं करी हैं। आमतौर पे अच्छी दवाइयां, ठीक तरीके से दवाई देने वाले में कोई बैन नहीं है राजस्थान में। आप अच्छे से दवाइयां दीजिए। और आप जानते हैं कि हम कौन से 10% इश्यूज की बात कर रहे हैं, और वही 10% हाई वैल्यू 25-25 हजार के पर्चे, 10-10 हजार के पर्चे बिना मतलब के पूरी फैमिली के हमें 40 हजार से 60 हजार की छूट देते हैं हर महीने, 6 से 7 लाख रुपए की छूट देते हैं हर साल। अगर मान लीजिए ऐसे हमारे 10-20 हजार एम्प्लॉय भी हो गए तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये करीबन 500-600 करोड़ की दवाइयां इस तरह से हमारी बिना मतलब के निकल रही हैं, या तो हाई वैल्यू है या फिर गलत है या फिर देने का कोई काम ही नहीं था। तो कृपया करके ये बात जरूर समझ लीजिए कि हम अगले 20 दिन में, अभी नहीं 20 दिन बाद चिकित्सक के आवास पर जो पर्ची आएगी उसका भी एक डिजिटल नंबर आया करेगा, यानी कि वो भी कंप्यूटर से जनरेट नंबर आएगा। अभी तो आप चिकित्सक महोदय के आवास के ऊपर की पर्ची को भी उसी तरह से ट्रीट करते हो जैसे कि अस्पताल की पर्ची है। बहुत सारे लोगों का तो धंधा एसएमएस के डॉक्टरों के घर पे जो देखते हैं वो उससे ही चलता है, मुझे ध्यान है, वो चलता रहेगा। लेकिन अब से ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर साहब के पास कोई मरीज गया नहीं और डॉक्टर साहब ने पर्ची लिख दी तो डॉक्टर साहब को मरीज देख के ही पर्ची लिखनी पड़ा करेगी। वो तो आप भी मानते हो कि होना ही चाहिए। जो ओबलाइज करते थे एक दूसरे को वो नहीं हो पाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ओपीडी स्लिप आप देख लीजिए, आरजीएचएस के फॉर्मेट में हो, वो हमने आपको भी गाइडलाइन भी भेजी है। और आप ऐसी दवाइयों को बिल में मत लो जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। हमने कई ऐसे पर्चे पकड़े हैं कि डॉक्टर साहब ने 5 दवाई लिखी लेकिन आपने 7 दवाई का बिल बना दिया। आपने कहा चिंता मत करो, 2 मेरी तरफ से फ्री हैं। तो वो करिए मत ऐसा। जो दवाइयां बिल में जो पर्चे में नहीं है वो आप मत करिए। दूसरा, जो आरजीएचएस में अलाउड नहीं है वो मत करिए, क्योंकि इसकी फिर कार्रवाई आपसे होगी और आप कर्मचारी से ले नहीं पाओगे। इसके अलावा हम लोग डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं लगातार, और भी कर देंगे। और थोड़े दिन बाद उसमें ऐसी दवाइयां नहीं रहेंगी जो नॉन आरजीएचएस हैं। सुपर स्पेशलिटी की महंगी दवाइयां देते समय बार बार जांच करें कि प्रॉपर फॉर्मेट हो, कूट रचित नहीं हो, फोर्ज नहीं हो। ये आप जरूर सुनिश्चित कर लें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि मैंने जो बात आपको कहनी थी वो तो आप लोगों को बता दी है। आप में से ज्यादातर लोगों ने मैसेज के द्वारा ये भी कहा है कि सर ये कदम सही है, ये ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। हम डॉक्टरों के साथ भी वीसी करेंगे अगले हफ्ते, सरकारी डॉक्टरों के साथ जो मेडिकल कॉलेज में हैं, जो डीएच में हैं, जो सीएचसी पे हैं। हम उनको भी ये बताने वाले हैं कि आप अगर इस तरह की ओपीडी लिखेंगे तो फार्मेसी वाले दवाई नहीं देंगे। आप ये मत सोचिए केवल आपको कह दिया, कि हमें तो कह दिया, डॉक्टर को तो कहा नहीं। डॉक्टर को भी कहने वाले हैं अगले मंगलवार को। तो मंगलवार जो 6 तारीख है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी को, और रिटर्न में भी जाएगा उनको, कि भाई आप ऐसी पर्चियां मत लिखना कि फार्मेसी वाले का नाम खराब हो, क्योंकि एम्प्लॉय तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा आके, भाई आप कौन होते हो मना करने वाले। तो हम डॉक्टरों को ये कह रहे हैं कि आरजीएचएस के फॉर्मेट में पर्ची होनी चाहिए, उस पर नंबर होना चाहिए, कंप्यूटराइज होनी चाहिए, ताकि कल को हम ये चेक कर सकें कि कौन से डॉक्टर साहब बिना जांच के दवाइयां लिखते हैं, कौन से डॉक्टर साहब 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक लिखते हैं, 2-2, 3-3 सोल्ट, एक ही सोल्ट की 3-3 दवाइयां भी लिखते हैं। हमने ऐसे भी पकड़े। एक डॉक्टर साहब तो हमने ऐसे पकड़े, मेटेक्सल इतने एमजी, मेटेक्सल इतने एमजी, मेटेक्सल इतने एमजी। तो भाई ये कुछ समझ में नहीं आया हमें, कितनी खिलाएगा मेटेक्सल ये। तो क्योंकि सब कॉम्बिनेशन की आती हैं। आज थायराइड की दवाई है 62.5 की भी आती है, 75 की भी आती है। तो ठीक है, एक महीने डॉक्टर ने चेंज करी तो कोई बात नहीं। आप ये भी देखा करो, थायराइड की दवाई में 100 गोली होती है उसके अंदर, और आप हर महीने उसको शीशी पकड़ा देते हो, जबकि वो आपका रेगुलर पेशेंट है, तब भी पकड़ा देते हो। क्यों पकड़ाते हो भाई? जब आपको पता है पिछले महीने मैंने दे दी। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब ये कहें कि भाई आपको तो 200 mg खानी है, तो फिर 200 वाली शीशी दो ना यार। वो कहे मैं 100 वाली 2 खाता हूँ, तो चलो पुरानी खपा रहा है, लेकिन हिसाब लगा के देनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर थायराइड तो सस्ती दवाई है। थायराइड तो सस्ती दवाई है, लेकिन जब 1 लाख लोग खाते हैं तो महंगी पड़ती है ना। एक शीशी तो 150 रुपए की है, लेकिन 1 लाख लोग खाते हैं तो महंगी हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप सारी बात समझते होंगे कि हम लोगों की कोशिश है कि हम इन चीजों को ठीक कर लें। तो ये जो सारी बातें आपको बताई गई हैं, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर फार्मासिस्ट आरजीएचएस में ज्यादा नहीं सोचेगा, इधर उधर का कोई ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, केवल सामने वाले मरीज को वही दवाई देगा जो लिखी है,
और हमारा काम बीमारी क्रिएट करना कब से हो गया कि भाई बीमारी क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा दवाइयां प्रिस्क्राइब करवाओ, एमआर के साथ मिल जाओ। ये सब काम नहीं होना चाहिए था आरजीएचएस में। ये सब कामों की वजह से अपने राजस्थान में अपनी बदनामी होती है सारे सिस्टम की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि हम डॉक्टरों को भी आपकी साइड की बात समझाएंगे कि भैया आप ऐसे मत करिए, हमें रिजनेबल अमाउंट तक आना पड़ेगा। और जिन लोगों को ज्यादा जल्दी है पैसे कमाने की, वो तो योजना से ही बाहर हो जाएंगे, उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे फार्मासिस्ट के, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ। फिर जिन लड़कों के आपने लाइसेंस ले रखे हैं या जो आपकी दुकान पे काम करते हैं वो रोएंगे कि हमें मरवा दिया आपने। फिर वो आसानी से बहाल नहीं होगा अगर हमारी रिपोर्ट पे हुआ तो ये सब काम मत करिए। परचेज के बिल हम चेक करेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं। मेरे पास एक डिमांड आई थी कि हमारे टीपीए द्वारा पिछले दिनों में कुछ ऐसे बिल रिजेक्ट किए गए हैं, ये ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे बिल रिजेक्ट किए गए हैं जहां पर एम्प्लॉइज के नाम में फर्क था। सुनिएगा, जहां एम्प्लॉइज के नाम में फर्क था। नाम में फर्क था मतलब जैसे मेरा नाम नवीन है तो NAVWN आपका ऐसा रिजेक्ट नहीं करेगा, मैंने उसको कह दिया है। तो यहाँ पे टीपीए के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनको फिर से कहना चाहूंगा कि इस बेस पे रिजेक्शन मत करिए कि डॉक्टर साहब ने नाम गलत लिख दिया या किसी और ने नाम गलत लिख दिया। इसमें फार्मासिस्ट की गलती नहीं है, क्योंकि आरजीएचएस कार्ड पे नवीन तो है। अब वो रामधन, इकट्ठी स्पेलिंग RAMDHAN, और एक राम गैप फिर धन या कोई और बात। लेकिन इसमें ये जरूर देख लीजिएगा, अरुण कुमार की जगह अरुण शर्मा या अरुण मीना आ गया तो फिर वो दिक्कत हो सकती है कि कोई और व्यक्ति उस एम्प्लॉय के नाम से दवाई लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो आरजीएचएस को कंफर्म करना पड़ेगा आपको। फिर 2-3 सवाल पूछेगा कौन कौन है कार्ड में, मैं कार्ड की डिटेल देखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि थोड़े दिन के अंदर, लगभग 1 महीने में, जून के पहले हफ्ते में, हम आपको ये फैसिलिटी भी देंगे कि राजस्थान के फार्मासिस्ट ये देख सकते हैं कि ओपीडी लिखने के लिए कौन से डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, कौन से नहीं है। अगर आपको किसी मामले में शक हो जाए और आप चाहते हैं तो अल्फाबेटिकली आपको लिस्ट दिख जाए, तो अल्फाबेटिकली आप चेक करते हैं कि ये कौन से डॉक्टर साहब आ गए, आनंद कुमार जी, तो आप आनंद कुमार की सर्च कर सकते हैं कि उनका आरएमसी कोड लिखा है कि नहीं लिखा है, पर्ची पे क्या कोड लिखा है, क्योंकि हमने कंपलसरी कर दिया है कि डॉक्टर को अपना आरएमसी कोड लिखना पड़ेगा, तो वो भी देख लीजिएगा। एक हम अपने हमारे सिस्टम में मोबाइल फोन लिखने की सुविधा डाली है, तो मोबाइल फोन लिखने की सुविधा डाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सिस्टम में भी कर लीजिए ये काम कि अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मैंने क्यों डलवाया है सुन लीजिए पहले। मान लीजिए हमारी टीपीए को या हमारी टीम को शक होता है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है, अब वो आपसे फोन करके पूछ ले कि यार ऐसा है क्या, तो वो फालतू में रिजेक्शन में नहीं जाएगा, फालतू में शक में नहीं जाएगा, वो वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मोबाइल का नंबर लेने का फायदा आपको है, मोबाइल का फायदा मुझे कुछ नहीं है। मुझे आपसे मोबाइल पे बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, मैं क्यों करूंगा। तो इसलिए ये मेरी टीम के लिए कि अगर उनको कोई दिक्कत नजर आएगी कि आपने ये नॉन आरजीएचएस दवाई क्यों दी है, तो आप ये कह सकते हैं सॉरी सर गलती से हो गया, आप इसको प्रोसेस मत करो, मैं दूसरा बिल भेज देता हूँ। तो ये बात आपकी फोन पे हो जाया करेगी। तो ये बात जरूर नोट कर लीजिए मैडम कि सभी फार्मासिस्ट अपने मोबाइल नंबर बिल में जरूर शामिल करें, ताकि फोन पे ही चर्चा हो जाए तो वो रिजेक्शन में ना जाए, जांच में ना जाए। तो मैंने आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तीसरी प्रॉब्लम, मुझे एक ये बात बताई गई है कि कुछ लोगों का पुराने समय में कुछ प्रॉब्लम डिडक्शन की वजह से हुआ और उनके कुछ बिल ड्यू रह गए थे। उसके बारे में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि वॉलेट की लिमिट तक तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। अगर उस पेशेंट की वॉलेट लिमिट बची हुई है वहां तक हम आपका प्रोसेस कर देंगे। वॉलेट लिमिट से ऊपर के अगर आपके क्लेम है तो वो देखना पड़ेगा कि कितने लोगों के क्लेम है और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये 2-3 बातें मेरे तक पहुंची थी, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। अगली बात है पेमेंट की। मैडम आपने पेमेंट कब तक का कर दिया फार्मासिस्ट? 31 जनवरी तक का पेमेंट, 31 जनवरी तक का पेमेंट राजस्थान के फार्मासिस्ट का हमने ईसीएस में डाल दिया है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अकाउंट में आ जाएगा, अभी ईसीएस में डाल दिया है। 10 मई तक आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 10 मई तक, 31 जनवरी तक के बिल, लेकिन उनके नहीं जिनके मामले फंसे हुए हैं, उनके नहीं, जिनके कोई नोटिस जारी है उनके नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा तो वो तो करीबन 90 लोग हैं, 80-90 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो बाकियों के कोई दिक्कत नहीं है, 4000 के आसपास के, तो उन लोगों के बिल 10 मई के आसपास आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एक आप लोगों ने मेरे से डिमांड करी थी
कि जो आपका पैसा काटा जाता है, मैडम ये भी ध्यान से सुने क्लिक साहब, कि जो लोगों का पैसा काटा जाता है उनको ये पता नहीं लग पाता है कि कौन से बिल पे किस बात का पैसा कटा है। तो मैंने आप लोगों से ये कई बार कहा है कि इस सिस्टम को ठीक करिए। ये लोगों को जानने का अधिकार है कि उनका कौन से बिल का कौन सा पैसा किस वजह से कटा है। तो मैं टीपीएस आपको भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो पैसा कटे, आज के बाद जो भी बिल प्रोसेस हो उसमें अगर कोई पैसा कटे तो साफ तौर पे लिखिए कि ये पैसा मैंने इसलिए काटा है क्योंकि इसके साथ ओपीडी की स्लिप नहीं थी, या नकली थी, या फोर्ज थी, या ये वाली दवाई अलाउड नहीं है आरजीएचएस के अंदर, या ये वाली दवाई अनएथिकल है, या ये कंपनी बैंड है। कुछ भी ऐसा लिखना पड़ेगा तो ही है। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपकी जितनी भी प्रॉब्लम मुझे पता लगी थी सबको आपके बिना कहे आपको बता दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन चीजों को कर लेंगे। तो एक दो लोगों की मैं प्रॉब्लम ले सकता हूं, मेरे पास 5 से 7 मिनट है क्योंकि मुझे 5:05 पे एक मीटिंग में पहुंचना है। तो अगर कोई हाथ खड़ा करेगा, हाथ खड़ा करने का इसमें एक निशान होता है, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाथ खड़ा करने का निशान क्या है? चलो कोई बात नहीं, जिसने ये बोल दिया कि निशान का है उसी से पूछ लेता। हाथ खड़ा करने का, हाथ खड़ा करने का ये आवाज आई है ना कि हाथ खड़ा करने का निशान का है। कौन है? अमित कुमार है क्या? अमित कुमार बोल रहे हो? हेलो अमित कुमार? हाँ सर, हाँ सर। हाँ बोल अमित, तू बोल भाई, सबसे पहले तू ही बोल। सर एक तो है ना, सबसे प्रायोरिटी सर पेमेंट की आती है हमको दिक्कत सबसे ज्यादा। इसकी दिक्कत आती है? पेमेंट की दिक्कत आती है। जैसे कई लोगों का दिसंबर तक का पेमेंट हुआ है, हमारा है ना दिसंबर का प्रोसेस चल रहा है अभी तक। ऐसा तो नहीं हो सकता है यार, अब 31 जनवरी कह दिया तो सबका होगा। नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, एक्चुअल में नहीं हुआ। 90% फार्मेसी का पेमेंट नहीं हुआ। आप ऐसा करिए भाई, आप कहाँ के फार्मासिस्ट हो? सर महेश नगर से बोल रहा हूँ सर, रमा मेडिकल से। जयपुर का ही है ना? महेश नगर जयपुर। हाँ। अरे तो फिर तो कभी भी आके वित्त भवन में घुस जा और क्लिक साहब का रूम नंबर पता कर ले। सर क्लिक साहब के पास गया था, मैं प्रोडक्ट रखवाने भी गया था सर 4-5 दिन पहले वहाँ पे ऑफिस में। अच्छा। तो सर मैंने प्रोडक्ट 150 जो प्रोडक्ट याद थे मैंने बताए थे क्लिक सर को, लेकिन है ना मैंने पूछा क्लिक सर पैसा नहीं आ रहा हमारा, तो क्या और लोगों का तो आ चुका। उन्होंने कहा कि आ जाएगा धीरे धीरे। भाई देखो, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल आंसर देंगे, कोई बात नहीं। आप ये दिखवाइए कि लोगों का 31 जनवरी का पेमेंट हो रहा है तो इनका दिसंबर का ड्यू क्यों है। लेकिन एक बात बताऊं यार, जब हम ये कह रहे हैं ना कि लोगों का 31 जनवरी तक का पेमेंट कर रहे हैं, तो तुमने ये कैसे मान लिया कि उसमें दिसंबर का पेमेंट शामिल नहीं है? ये बता दो सर। मेरे कुछ नॉन जो हो सकता है कि हमने 31 जनवरी तक का पेमेंट निकाला हो तो कुछ लोगों का उसमें दिसंबर का भी शामिल हो। कोई क्वेरी करी हो तेरे ऊपर, तूने उस क्वेरी का आंसर अब किया हो, मुझे नहीं पता ना। ये सर हमारे जो महेश नगर में है ना अधिकतर दुकानदार थे वो जानते हैं सब एक दूसरे को, तो उनकी प्रॉब्लम अधिकतर उसमें यही है कि दिसंबर तक का पेमेंट भी नहीं आया अभी तक हमारे पास। महेश नगर के ऊपर कोई कमांड लगा रखी है कि महेश नगर की पेमेंट मत करो? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं होता, डोंट वरी। अब मैंने कह दिया है इनको, बहुत अच्छे से कह दिया है, ये खड़े हैं यहाँ पे कलीग साहब। अगर मैंने ये कह दिया है कि महेश नगर की पेमेंट ही करनी है आज के बाद, तो सही है। तो और तो करिए, ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो मेरे को मिल लेना, मेरा ऑफिस सचिवालय में, पता है। जरूर सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ हम सर हमेशा रहेंगे वैसे भी। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। इसके बाद दूसरा एक हाथ उठा हुआ है कैलाश देवरा जी, बात करेंगे? कैलाश देवरा जी, कैलाश देवरा जी। अच्छा, वो तो मजे ले रहे हैं, कोई बटन दबा के। ओके। एमडी शर्मा, धीरेन्द्र जैन, तो लग रहा है कि तो बटन दबा के देख रहे हैं। मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले तो खुद हाथ उठाया, अब उन्होंने डिजिटल हाथ उठाया। चौधरी मेडिकल स्टोर जी साहब। जनता सर, जैसे कभी भूल से हमारे से जो दवाई अप्रूव नहीं है वो इस लिस्ट में दी जाती है, तो हमारे बिल में से उस एक दवाई का पेमेंट काटा जाए, बाकी दवाइयों का पेमेंट नहीं काटा जाए। ये आदेश जारी हो चुके हैं। एक दूसरा निवेदन ये मेरा था सर, हमारे यहाँ डॉक्टर की जो पर्ची होती है ना, जैसे दुर्गा कार्ड में नाम दुर्गा देवी है, डॉक्टर साहब ने नाम दुर्गा लिख दिया, वैसे बिल सर 24 अपने तारीख को ऑर्डर निकले, उसके पहले के भी ये काटे जा रहे। 24 है तो हमने वो सेम एज इट इज मिलाना शुरू कर दिए सर, उससे पहले मिला रखे। ऐसा है कि अगर आपके कोई ऐसे केस हैं, मैं फिर से कहूंगा टीपीए से कि कृपया करके क्लिक ये इंश्योर करिए। मैं जनवरी से गारंटी दे सकता हूं, उससे पहले की भी देख लूंगा, मैं जनवरी 25 तक की भी गारंटी ले लूंगा, क्योंकि वो भी प्रोसेस में चल रहे हैं कि दुर्गा देवी की वजह से या स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से या एक साथ लिखना है या अलग अलग रामधन इकट्ठा, इसकी वजह से नहीं कटना चाहिए।
क्योंकि प्रायोरिटी है आरजीएचएस कार्ड। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, ये हम सब लोग प्रैक्टिकली खुद भी फेस करते हैं। मुझे लगता है कि ये जिसने भी डिसीजन लिया ना इस तरह से पेमेंट रोकने का, ये बहुत नहीं सर, अब तो हमने 24 तारीख से तो स्टार्ट कर दिया है। अपना ऑर्डर आने के बाद तो हमने सारा एज इट इज मिलाना ही कर दिया, लेकिन उससे पहले के ये जो प्रॉब्लम। अरे नहीं यार, मत मिलाओ यार, इतना बुरा मत मानो, मत मिलाओ, कोई बेचारे गांव वाले को दिक्कत आ जाएगी। मान जाओ तो मुझे भी मना कर देगा अगर NAVI लिख दिया। ऐसा मत करो, इतना मिलान मत करो। मैंने इनको बोल दिया ना आज के बाद कि ऐसा नहीं करें। कार्ड इज इम्पोर्टेंट, स्पेलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। हिंदी इंग्लिश में नाम लिखने का राजस्थान में सब जगह फर्क हो सकता है। कोई अच्छे टीचर थे, कईयों के अच्छे टीचर नहीं थे, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा ये देवी वाला और जाति वाला ये भी थोड़ा इश्यू आ रहा है सर। देखो जाति वाले में दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। नवीन जैन, नवीन सैन। अब नवीन जैन मेरा कार्ड पता लगा ले और मेरा बता के ले जाए तो देखो थोड़ा तो देखना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको कहा। लेकिन वो मैं ये कर सकता हूँ कि नवीन लिखने में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, वो थोड़ा देखा जा सकता है, वो चेक करें। तो लेकिन मैं आप लोगों से कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब समझो बात का। आप इसमें मत जाओ कि नाम क्या था, जाति क्या थी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक तो ऑथराइज्ड व्यक्ति को ही दवाई मिलनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि आरजीएचएस कार्ड उठा के लोग घूम रहे हैं, अरे दे दे कार्ड, तेरे को क्या लेना देना है। थोड़ा इंश्योर करो कि उसी फैमिली का आदमी है कि नहीं, ये तो देखना जरूरी है। आप ये बात मानिए कि मिसयूज हुआ है, मिसयूज हो रहा है और धड़ल्ले से हुआ है। कोई छोटा मोटा मिसयूज नहीं हुआ है, करोड़ों रुपए का मिसयूज हुआ है। मतलब सही बात बताऊं तो अरबों रुपए का मिसयूज हुआ है। बिल्कुल सर। तो इसलिए ये सब निगरानी रखना तो बनता है। अब पैसे कमाए हैं वो खुश हो रहा होगा, लेकिन थोड़े दिन की खुशी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, हर तरह के ट्रिगर लगे हुए हैं। कई लोगों के चेहरे तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो बस यही मकसद करने वाले की खुशी यही है कि उनके मुंह टेढ़े हो जाएं, यही खुशी है। बाकी इनाम तो आपको देते नहीं हम कोई अच्छा काम करने का, तो आपका इनाम यही है कि आपका मुंह सीधा रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आपने जो बात कही ना, ये हम मानते हैं। आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम जानते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इस पे हम सेंसिटिव होने चाहिए। ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। और जिनको ये लगता है कि उनका दिसंबर का पेमेंट नहीं हुआ, मैं उनको एक बार में बता रहा हूँ, 31 जनवरी तक का पेमेंट डाला है, तो हो सकता है कि उसमें दिसंबर का भी मिला हुआ हो, क्योंकि 31 जनवरी तक के पेमेंट में दिसंबर भी शामिल होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर उसके बावजूद किसी को कोई दिक्कत है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया फाइंड आउट करिए। लोगों को डर इसलिए लगता है कि 2 साल पहले आपने लोगों को जो पैसे रख लिए थे वो आज तक नहीं मिले, तो लोगों को डर ये लगता है। तो जिन लोगों की एक भी शिकायत नहीं है, जिन लोगों का एक बार भी नोटिस में नाम नहीं है, ऐसे लोगों को सम्मान यही है कि उनका पैसा सबसे पहले मिलना चाहिए। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल सही ईमानदारी से पैसा मिलेगा। मेरे से केवल उन्हीं लोगों को डरना चाहिए जिनके दिमाग में फितूर है। उनका फितूर तो निकालना है, उनका फितूर तो ढंग से निकालना है, उनको तो बढ़िया से निकालना है, उनको तो होश ठिकाने लगने ही चाहिए। और आप लोग भी यही कहिए कि भैया ईमानदारी से भी काम करेंगे तो बहुत काम है, बेईमानी करने की आवश्यकता का काम है नहीं। 1900 करोड़ की दवाइयां बेचने की बजाय 1500 करोड़ की बेच सकते थे हम लोग, क्योंकि 400 करोड़ की दवाइयां जरूरी नहीं कि बेनिफिट फार्मासिस्ट को ही मिला हो, इसमें कई चीजें गई होंगी कईयों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। अरे यार आप लोग मतलब आपको की राज विचार कर मैं म्यूट नहीं बिना कंट्रोल नहीं भाई मैं भाई कंट्रोल कर दे। अब कैसे करें इसको हटाएं? लो